Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Very, very good morning. Very good morning. राधे 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 गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग तो लास्ट टाइम तक हमने जो पढ़ लिया था उसको आगे बढ़ाते हैं। जो जितना पढ़ लिया था उसको आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं। हमने पढ़ लिया अभी तक दो बिंदुओं के बीच की दूरी, विभाजन सूत्र, अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन, यानी यहाँ तक हमने पूरा कर लिया और इस पे सवाल भी किया। क्षेत्रफल भी हमने कर चुके हैं अभी तक, चतुर्भुज, पंचभुज, यहाँ तक आ गए और हम 5 सवाल भी प्रैक्टिस कर चुके हैं बीच में इस थ्योरी को मजबूत करते हुए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक पंचभुज है। क्वेश्चन नंबर 6, एक पंचमुख पंचभुज है ये। एक पंचभुज है जिसके 5 शीर्ष दिए गए हैं। तो बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल कितना होगा? ये निर्देशांक ए बी सी डी ई, ये 4 निर्देशांक दिए गए हैं, 5 निर्देशांक सॉरी, और ये पंचभुज बनता है। इस पंचभुज का क्षेत्रफल हमें बताना है। छोटा बड़े हो सकते हैं बुझाएगा, क्योंकि सम पंचभुज नहीं है, पंचभुज है, सम पंचभुज नहीं है ना। करके देखो इसको। ए के निर्देशांक हो जाएंगे 1 1 1 1, बी के हो जाएंगे 7 21, सी के हो जाएंगे 7 -3, डी के हो जाएंगे 12 और 2, ई के हो जाएंगे 0 -3। अब हमें इस पंचभुज का क्षेत्रफल निकालना है। मैंने बताया था कि पंचभुज हो चाहे कोई और हो, ये एक्चुअल में त्रिभुज है। ये हो गया आपका त्रिभुज नंबर 1, इसका क्षेत्रफल निकाल लो। ये हो गया त्रिभुज नंबर 2, इसका क्षेत्रफल निकाल लो। ये त्रिभुज नंबर 3, इसका क्षेत्रफल निकाल लो। तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के, लेकिन याद रखिएगा क्षेत्रफल माइनस में है तो प्लस में कर दीजिएगा। ऐसा ना हो कि ये -3, ये +2, ये +5, ये नहीं, जो भी माइनस में भी आए तो उसको प्लस कर देना है। और फिर तीनों का क्षेत्रफल निकाल के, क्षेत्रफल धनात्मक राशि होती है तो जब आप क्षेत्रफल लिखते हैं तो आपको उसको प्लस का लिखना होता है। तो इन तीनों का क्षेत्रफल लेके उनको जोड़ दो, वो क्षेत्रफल टोटल आ जाएगा कि कितना होगा। ठीक है, तो
पहले त्रिभुज एक का निकाल लेते हैं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का 1/2 1 1 7 21 7 - 3 1 1 1/2 21 - 3 24 -1 7 7 - 7 0 प्लस 7 या 21 और ज्यादा हो गया भाई, -7 या 21 और 147 147 और 21 168, वो भी माइनस का। सही है, 7 या 21 और ये हो गया 147 67। घटाने पर हो जाएगा -144 -122 और इसको प्लस कर देंगे तो ये क्षेत्रफल हो गया 122। इसका तो हो गया 122। देख लो, कोई करेक्शन हो तो कर देना। पहले वाले का क्षेत्रफल हो गया 122, दूसरे वाले का हो जाएगा ACD का क्षेत्रफल। एक 7 - 3 12 और 2 1 1 1 1/2 -3 -2 माइनस का 5 -1 7 12 -5 माइनस प्लस 5 1 14 प्लस 36 14 और 36 50, ये 50 हो गया, 50/2 25 हो गया। पहले वाला 72 आएगा। अच्छा, 2 का भाग लगने पे, ठीक है। दूसरे वाला तो 25 है। तीसरे वाला कितना होगा? हाँ, माइनस आए तो प्लस कर देना, माइनस आए तो प्लस कर देना, क्योंकि क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि होता है। तीसरा कितना आया? 43/2। अब तीनों को जोड़ दो, तो क्षेत्रफल हो जाएगा पंचभुज का क्षेत्रफल। (43/2 + 25 + 72 97 237/2। हाँ, कोई भी तीन ट्राइंगल लेके कर सकते हो। तो हमारा आ रहा है 237/2। तो ऐसा तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, नहीं है तो बढ़िया, इनमें से कोई नहीं। सही है, कैलकुलेशन चेक कर लिया आप लोगों ने, है ना? हाँ, कोई भी तीन ट्राइंगल, कोई ये बाध्यता नहीं है, ये वाले तीन, बस तीन अलग अलग ट्राइंगल होने चाहिए, है ना? चाहे तो आप यहाँ से ये बना लो, ये बना लो,
तो ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ऐसे भी कर सकते थे। हाँ, टोटल एरिया तो वही बनना है ना, क्योंकि एरिया तो अंदर का है। अब अंदर का है तो वो आना तो वही है, वो तो टोटल जोड़ उनके बराबर है। आगे, ये तीन बिंदु संरेख है, तो के का मान बताइए। ये तीन बिंदु संरेख है, ये तीन बिंदु संरेख है। संरेख है मतलब क्षेत्रफल जीरो है, क्षेत्रफल जीरो है मतलब सारणिक का मान जीरो है ना। सारणिक का मान जीरो है, तो इन बिंदुओं को लो, सारणिक का मान लो, बराबर जीरो कर दो। के 2 - 2 के 2 - 2 के माइनस के +1 2 के, और ये है -4 - के बराबर जीरो। के 2 - 2 के 1 -4 माइनस के +1 2 के 1 -4 के 6 -2 के बराबर 1। के से के कट जाएगा, 4 1 5, 4 के स्क्वायर -6 के -10, 10 के 4 के स्क्वायर +6 बराबर 0। 4 4 8 के स्क्वायर +2 के -4 बराबर 0। 2 का भाग देने पर 4 के स्क्वायर प्लस के -2। गलत आ गया। गड़बड़ होगी, अब के गड़बड़ कर दी, एक के कम पड़ गया। अच्छा, 10 में से 6 गया
तो के ज्यादा बच्चे 4 के बच्ची और 2 अब ठीक है। और अब 2 का भाग और लाग जैसी तो 2 k² गलती करिए लेकिन लास्ट में करिए, अच्छी बात है। अगला अगला क्वेश्चन है हमारे त्रिभुज के मानक बिंदुओं के निर्देशांक। ये मानक बिंदु क्या है? कुछ खास बिंदु होते हैं त्रिभुज के अंदर जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये खास बिंदु कौन से होते हैं? एक तो होते हैं तीनों शीर्ष। त्रिभुज में सबसे महत्वपूर्ण चीजें तो उसके शीर्ष, क्योंकि बिना शीर्ष के त्रिभुज हो ही नहीं सकता। तो एक तो 3 खास चीज है उसके शीर्ष। शीर्ष के अलावा कुछ खास चीज और है, जैसे केंद्रक, केंद्रक सेंट्रोइड, अंतःकेंद्र, परिकेंद्र, बहिष्केंद्र, इस प्रकार के कई और लंब केंद्र, कई प्रकार के और भी बिंदु है जो वृत्त के में होते हैं, मतलब किसी त्रिभुज में होते हैं। किसी त्रिभुज में कुछ खास बिंदु और भी होते हैं, लंब केंद्र, केंद्रक, अंतःकेंद्र, परिकेंद्र, बहिष्केंद्र, इस तरीके से कुछ खास बिंदु और होते हैं। और इनकी परिभाषा भी है, फिक्स परिभाषा है कि इस बिंदु को केंद्र कहते हैं, इस बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं, और कईयों के फॉर्मूले भी हैं कि कैसे उनको निकाला जा सकता है। तो बस यही चीज हम पढ़ने वाले हैं। तो मानक बिंदुओं में हमारे बिंदु होंगे स्टैंडर्ड पॉइंट्स, जो एक त्रिभुज से जुड़े हुए हैं। जब भी त्रिभुज होता है तो ये बिंदु हमेशा होते हैं। जैसे जब भी त्रिभुज होता है तो उसका शीर्ष पक्का होता है, उसके 3 शीर्ष होते हैं, ये पक्के हैं। तो शीर्ष होते हैं तो उसका एक केंद्रक भी पक्का है। हर त्रिभुज के पास एक केंद्रक होता है, हर त्रिभुज के पास एक फिक्स अंतः केंद्र भी होता है। जब भी त्रिभुज होगा ये चीज होंगी, एक परिकेंद्र होगा, एक लंब केंद्र होगा, और बहिष्केंद्र होंगे। बहिष्केंद्र 3 होंगे। तो ये कुछ 5 चीजें हैं जो और भी होती है। त्रिभुज के 3 शीर्ष के अलावा 5 पॉइंट और होते हैं। 5 नहीं, वैसे बहिष्केंद्र 3 होते हैं। तो ये 3 चीजें और ऐड कर लो, मतलब टोटल 7 बिंदु। 3 शीर्ष तो होते ही होते हैं, वो तो फिक्स टू फिक्स है। 3 शीर्ष होते हैं वो तो पक्के ही पक्के। वैसे एक पॉइंट और होता है जिसको आइलर पॉइंट कहते हैं, वो भी एक त्रिभुज के अंदर होता है। त्रिभुज के अंदर बहुत चीजें हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहता रहता हूँ आप लोगों को कि ज्योमेट्री वो ब्रांच है जिसका इतिहास लगभग मानव सभ्यता के विकास का इतिहास के बराबर है। क्योंकि जब भी मानव ने पहली बार समझ पैदा की होगी तो उसने चित्र बनाए होंगे। तो आप यूं मान सकते हैं जिस दिन वो समझदार हुआ होगा वो चित्र बनाता है। आपने टाबर नहीं देख लो, कोई टाबर जब समझदार कर दो जब है, टाबर लगा कि हाँ भाई मैं थोड़ा एक चेतना आ रही है, वो चित्र बनाना शुरू कर दे। वो पेंसिल लेकर, कागज लेकर दीवारा पर ही बनाओ, चाहे वो अलग बात है कि बिन बेरो को नहीं कटे बनाने में, लेकिन वो चित्र कोरन लाग जावे, मतलब ज्यामिति शुरू कर देवे। तो मानव अगर जब भी समझदार हुआ होगा, है ना, समझदार हुआ होगा, जिससे चेतना आई होगी कि भाई मैं, तो उसके अंदर एक एक इंस्टिंक्ट जागा होगा खुद का कि कुछ आड़ा टेढ़ा कुछ तो बनाऊं। व्यक्तिकरण जिसे कहते हैं, प्रकटीकरण उसमें आया होगा कि चलो आओ कुछ करते हैं। तो वो डायग्राम बनाया होगा, कुछ भी बनाया होगा, वो जरूरी नहीं है त्रिभुज ही बनाओ। तो शुरू किया, तो वहां से अगर हम देखें तो पूरा उतना इतिहास है जितना इतिहास हमारा विकास का इतिहास है। तो इतना इतिहास अगर किसी के पास हो तो लोग के कौन खोज ले, है ना, कितना कुछ खोज लिया होगा इतने सालों में। तो त्रिभुजों में बहुत बहुत सारी चीजें हैं, और हम जो जानते हैं वो सिर्फ जितना हम जानते हैं त्रिभुजों के बारे में शायद वो बहुत नामित मात्र होगा। और हमें याद है कि हमें सिर्फ उतना पढ़ाया जाता है जो शुरुआत में आया होगा, इतिहास में जो शुरुआत में आया था उतना ही पढ़ाया जाता है। हमें पूरा नहीं पढ़ाया जाता किसी भी ब्रांच में, चाहे कोई भी हो, उसमें सिर्फ शुरुआती हिस्से को पढ़ाया जाता है। ठीक है ना। आज भी अगर कंप्यूटर साइंस पढ़ने जाओ, अजीब बात है लेकिन सच है, अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ने जाओ तो आपको कंप्यूटर साइंस के जनक कौन थे, गौर करिएगा, आपको हंसी आएगी इस बात को लेके कि हमारा जो जो शिक्षा तंत्र है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो कितना
गलत लोगों के द्वारा बनाया गया है, कितना अधूरा बनाया गया है। जब भी आप कंप्यूटर पढ़ने जाते हैं, इवन कंप्यूटर इंजीनियर को ले लीजिए, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उनको पढ़ाया जाता है, तो पहले सबसे पहले पढ़ाया जाता है, पहला एक पेज आता है या एक चैप्टर आता है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, उसके फादर कौन थे, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज का नाम आता है, फिर उनका आता है, सबसे पहला कंप्यूटर दिखाया जाता है। ये एक बार पढ़ाने के लिए पर्याप्त है, एक दिन आपने पढ़ा दिया, क्लास ले ली, बात खत्म। इसे किताबें बनाने की जरूरत नहीं है उसके लिए किताब बनाने की जरूरत नहीं है। ट्रांजिस्टर आए, ये आए, वो आए। अब 2024 का जो कंप्यूटर है उसको बताने की जरूरत है, ना कि इतिहास पढ़ाने की जरूरत है। तो आप अधिकतर ब्रांचेस में उस ब्रांच को नहीं पढ़ा रहे, उसका इतिहास पढ़ा रहे हैं। ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक, सबसे मुश्किल चीज है। और बच्चे का इंटरेस्ट चला जाता है जब तक वो उसका इतिहास पढ़ता है, ट्रांजिस्टर था, फर्स्ट कंप्यूटर, सेकंड कंप्यूटर इस साल को आया, इस टाइम को आया, वो उसको याद करने में उसका जितना भी मोटिवेशन था कंप्यूटर साइंस को लेके, वो पहले बाहर निकल गया। अगली 5-7 चैप्टर कमाए नहीं, वो फुस हो गया। जो भी के फैंटेसी थी कंप्यूटर को लेके, बोला कंप्यूटर में मैं आ चीज सीख शूर, कंप्यूटर में सीख कर एथिकल हैकिंग कर शूर, मैं मतलब स्विस बैंक को जो सर्वर है बिना डाउन कर दे शूर, बटा से पीछा निकाल गरीबा का खाता में घाल दे शूर, सगलाना खुश कर दे शूर। ये जो वो जी इंथुजियाज्म से आए हो कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करने के लिए, जो उसमें वो जोश था, वो पहली 10 क्लास का मायने फुस कर दे। पहले 10 क्लास में वो बताया जाए कि किसने कंप्यूटर का आविष्कार किया, सबसे पहला कंप्यूटर कैसा दिख रहा था, उसमें कितने ट्रांजिस्टर थे। आप पढ़ाता भी 10 दिन में भी सारी चीजें खत्म। 10 दिन बाद में भी कहीं बच्चा कि फेसबुक की एक आईडी बना शू, एक नई आईडी बना शू, है ना, एक ट्विटर की नई आईडी बना शू। लास्ट में खाली भी आइडिया बच्चे, लास्ट में वो जो कंप्यूटर इंजीनियर है भी खाली आइडिया बच्चे की आइडिया बनाऊं और इक्की दुक्की आइडिया के हैक कर सकूंगे क्योंकि ज्ञान तो सही बच्चे है इसे कोई आईडी हैक हो सके तो करके ट्राई करके देखा। लेकिन अब तो फेसबुक वाला भी बहुत आगे हो गया। नहीं, पहली जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता बे आता तो ई मकसद था, जब इंजीनियरिंग में इंटर करता तब मकसद होता कि अब बस 2-3 साल लगने हैं और तीसरे चौथे साल में स्विस बैंक को हैक कर लूंगा और सारा पैसा स्विस बैंक से इंडिया में ट्रांसफर हो जाएगा, काले धन का मामला ही खत्म, सारा पैसा इंडिया में आ जाएगा। मतलब ई तरीका से वो इंजीनियरिंग में एडमिशन ले फिर 10 क्लास हुए, 10-15 क्लास हुए जिका का मैंने इतिहास के बारे में जिक्र करे जाए और के ओ पेपर मासीर ओ पेपर मासीर ओ पेपर मासीर आता आता सब खत्म। लास्ट में मतलब कि फेसबुक की कोई की आईडी जिका को पासवर्ड भी 1 2 3 4 5 7 8 हुए, है ना। आईडी तो थारकन है ही क्योंकि वो जीमेल उसी ज्यादातर या बे उसे, और पासवर्ड भी कई नॉर्मल आदमी जो सामान्य एकदम सामान्य से भी नीचे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति है बे पासवर्ड रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 बन वो हैक कर ले। अचानक की कंप्यूटर इंजीनियरिंग सफल। तो ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो ये वो सारे बिंदु है जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आ जाओ एक एक करके सबके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले खास है केंद्रक, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। याद रखिएगा त्रिभुज में हमेशा जब भी त्रिभुज होगा ये होंगे, जब भी त्रिभुज होगा ये होंगे। जब भी त्रिभुज आएगा, जैसे त्रिभुज के शीर्ष कभी अलग नहीं कर सकते, त्रिभुज होगा तो उसके शीर्ष जरूर होंगे, उसकी भुजाएं जरूर होंगी, उसके 3 कोण जरूर होंगे, तीनों कोणों का योग 180 जरूर होगा। तो ये जो सब बातें उसके साथ आए तो उसका क्षेत्रफल जरूर होगा, उसका परिमाप जरूर होगा। ये सब चीजें त्रिभुज के साथ अटैच है, ये त्रिभुज के साथ अटैच है। त्रिभुज है तो ये सब है। जब भी आप त्रिभुज बोलते हो इसका मतलब ये सब चीजें उसमें है। 3 भुजाएं होंगी, 3 कोण होंगे, 3 शीर्ष होंगे, तीनों कोणों का योग 180 होगा, उसका एक क्षेत्रफल होगा, उसका एक केंद्रक होगा, उसका एक परिकेंद्र होगा, उसका एक अंतः केंद्र होगा, उसका एक केंद्रक होगा, उसका एक बहिष्केंद्र होगा। ये सब डॉट 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 सब कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। सबसे पहला केंद्रक, केंद्रक होता क्या है। नंबर एक बात, केंद्रक होता क्या है। त्रिभुज के तीनों शीर्षों से जब आप एक माध्यिका खींचते हो, माध्यिका वो जो मध्य में आती है, सामने वाली भुजा को आके 2 टुकड़ों में बांट देती है। ए से आएगी और सीधी बी सी पे आकर बी सी को 2 टुकड़ों में बांट देगी। ये टुकड़ा, इसे कहते हैं माध्यिका। ठीक है। ये मान ले एडी एक माध्यिका हो गई। ऐसे ही दूसरी माध्यिका बी से निकल सकती है, ये बी से निकली, इसने भी सामने वाली भुजा को 2 बराबर बराबर भागों में बांट दिया। बी एक तीसरी,
F। इसने भी सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट दिया। तो ये जो माध्यिकाएं होती है, 3 माध्यिकाएं मध्य से गुजरती है, जो सामने वाली भुजा है उसके मध्य से गुजरती है, मतलब उसको आधा आधा बांट देती है, समद्विभाजित कर देती है, इक्वल बाइसेक्ट कर देती है, टुकड़े कर देती है। अब इसमें खास चीज ये है कि ये तीनों माध्यिकाएं संगामी होती है। संगामी होने का मतलब एक बिंदु से गुजरती है, और जिस बिंदु से गुजरती है उसी को केंद्रक कहते हैं। तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु से गुजरती है, पहली बात तो तीनों माध्यिकाएं संगामी होती है। संगामी मतलब एक बिंदु से गुजरने वाली। फिर वो जो बिंदु है उसका नाम है केंद्रक। ये जो केंद्रक होता है इसकी खास बात यह है कि ये माध्यिका को 2:1 में बांटता है। बड़ा टुकड़ा 2, छोटा टुकड़ा 1, बड़ा टुकड़ा 2, छोटा टुकड़ा 1। केंद्रक हमेशा माध्यिका को 2:1 में बांटता है। एक चीज ये, खुद माध्यिका को एक बड़ा टुकड़ा और एक छोटा टुकड़ा काटता है इस तरीके 2:1 में। अब इसके जो निर्देशांक होते हैं, अगर शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 है, दूसरे शीर्ष के निर्देशांक x2 y2 है, और तीसरे शीर्ष के निर्देशांक x3 y3 है, तो इसके निर्देशांक, इसे g कहा जाता है क्योंकि इसको गुरुत्वीय केंद्र माना जाता है। ये माना जाता है कि पूरा द्रव्यमान यहीं पे स्थित है। अगर त्रिभुज धातु का बना हुआ होता तो इसका द्रव्यमान इसी पे होता। ये द्रव्यमान केंद्र या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। तीनों x निर्देशांकों को जोड़ो, 3 का भाग दे दो, y निर्देशांक को जोड़ो, 3 का भाग दे दो, इससे आपको g के निर्देशांक मिल जाएंगे। ये होगा आपका केंद्रक। ठीक है, अगला त्रिभुज का अंतः केंद्र। अंतः केंद्र, अगर त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक खींचे जाए, कोणों के समद्विभाजक, भुजाओं के नहीं, इस बार कोणों के समद्विभाजक, कोणों के समद्विभाजक यानी जो आपके तीनों कोण है उनके समद्विभाजक खींचे जाए। जैसे ए कोण है, ए कोण का समद्विभाजक खींचा, जिसने ए कोण को आधा आधा बांट दिया, ए कोण को आधा आधा बांट दिया। ऐसे ही बी कोण का समद्विभाजक खींचा, इसने बी कोण को आधा आधा बांट दिया, जितना भी था आधा आधा। फिर सी कोण का समद्विभाजक खींचा, इसने सी कोण को आधा आधा बांट दिया। अब याद रखिए, कोणों को आधा आधा बांटने का मतलब नहीं भुजा को भी आधा आधा बांटेगा, भुजा को आधा आधा नहीं बांटेगा, ये आधा आधा बंट गया। अब ये कहलाते हैं कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक भी संगामी होते हैं, कोण समद्विभाजक भी संगामी होते हैं, और ये जो केंद्र बनता है इसको अंतः केंद्र कहते हैं। इस बिंदु को अंतः केंद्र कहा जाता है। वैसे ये अंदर खींचे गए वृत्त का, जो अंदर खींचा हुआ वृत्त होता है, उसका केंद्र होता है, अंदर खींचे गए वृत्त का केंद्र होता है, इसलिए अंतः केंद्र कहते हैं। लेकिन होता कहां पे है ये, तीनों कोणों के समद्विभाजक खींचो, तीनों कोणों के समद्विभाजक जहां काटेंगे वो अंतः केंद्र कहलाएगा। ठीक है, अब ये निकलता कैसे है, ये आपका हो गया x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2, ये हो गया आपका x3 y3। और भुजाएं, ए शीर्ष के सामने की जो भुजा है उसकी लंबाई को a मान लो। ए शीर्ष के सामने की भुजा, नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा, ए के सामने की भुजा को a, बी के सामने की भुजा को b, और सी के सामने की भुजा को c। या फिर जिस भी शीर्ष को आप x1 y1 बोलो, जिस भी शीर्ष को x1 y1 बोलो उसके सामने a भुजा, x2 y2 के सामने b भुजा, x3 y3 के सामने c भुजा। इस तरीके से देने के बाद आपका अंतः केंद्र के निर्देशांक हो जाएंगे ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बट्टा a प्लस b प्लस c, ay1 by2 cy3 ये हो गया, ये अंतः केंद्र हो गया। ठीक है, ये अंतः केंद्र हो गया। याद है कि अलग अलग है,
केंद्रक अलग चीज है, अंतः केंद्र अलग है। केंद्रक तो बना है माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन से, अंतः केंद्र बना है कोणों के जो अर्धक है उनके प्रतिच्छेदन से। अब तीसरा अलग ही है। अगला भैया जो है वो है हमारा परिकेंद्र। परिकेंद्र अलग तरीके से बनता है। परिकेंद्र बनता है, परिकेंद्र बनता है भुजा के लंब समद्विभाजकों से। भुजा के लंब समद्विभाजक मतलब जो भुजा को बांटते भी हो और भुजा पर लंब भी हो। भुजा के लंब समद्विभाजक, गौर करना वर्ड पे। जो आपकी भुजा है उसका समद्विभाजक भी, जैसे माध्य का भी समद्विभाजक थी, माध्य का समद्विभाजक थी लेकिन लंब नहीं थी। तो हमें ऐसे समद्विभाजक चाहिए जो लंब भी हो और आधा आधा भुजा को बांटते भी हो। इस बार मामला थोड़ा सा टेढ़ा होता है। ये अलग अलग है, हर चीज अपनी अपनी खास है। किसी में कोई चीज खास है, किसी में कोई चीज खास है। यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो भुजा होती है, जैसे ये इस भुजा को टारगेट किया तो इस भुजा का ये हो गया यहाँ पे, तो आपको यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाना है। यू शीर्ष से जाए ना जाए कोई गारंटी नहीं है और चाहिए भी को नहीं। शीर्ष ना जाओ चाहे शीर्ष जाणु कोई जरूरी को नहीं। बस जो भुजा है, जो भी भुजा है बिके मध्य से लंब खींचना है 90 डिग्री को। यही दूसरी भुजा पर आ जाओ, ई पर 90 डिग्री को, फिर ई भुजा पर लंब खींचो। ये तीनों समद्विभाजक जहां काटेगा वही हमारा भुजा का लंब समद्विभाजक कहलाएगा। ये परिकेंद्र होता है और ये केंद्र होता है परिकेंद्र का, परिवृत्त का। परिवर्त यानी त्रिभुज के शीर्षों से जाने वाला वृत्त परिवर्त कहलाता है। ये परिवर्त का केंद्र होता है, परिवर्त का केंद्र होता है। लेकिन मिलता कैसे है, आपको प्रत्येक भुजा का लंब समद्विभाजक खींचना पड़ता है। हर भुजा पे जाते हैं आप, उसका लंब समद्विभाजक मतलब ऐसी भुजा खींचते हैं जो उसको आधा काटती हो और 90 डिग्री का कोण बनाती हो। इस तरीके से हर भुजा के साथ आपको ऐसा करना होता है। याद भी होती है, छोटी क्लास में करता और बहुत दोरो बनतो यो, वो बहुत दोरो बनतो, वो बहुत दोरो ई खातर बनतो, याद आ रही थोड़ा बहुत इन्हें बनाए उसी सारो चंदा से बनाता ना, जनाइया करता कि भुजा लेता, भुजा पर पहले तो जो स्केल ही बार रखता और रखकर भी भुजा ना आधी करता, कहाँ पे आधी हो रही है, जहां पे आधी हुई वहां किया और फिर चंदो रखकर 90 को कोण बना भी लाइन खड़ी करता। याद आ रही थोड़ा बहुत इस तरीका से आप दो बनाता बस, क्योंकि दो तीसरी की जरूरत नहीं पड़ती थी। दो लाइनें खींच दोगे वो जहां काटेगी तीसरी भी वहीं काटेगी, तो तीसरी बनाने की जरूरत ही नहीं होती थी, सिर्फ दो बनाते थे। और फिर वो जहां काटते थे वहां प्रकार रखते थे, एक कोई भी एक शीर्ष तक प्रकार को खोला और घुमा दिया। हाँ, और प्रकार बहुत सोरो बनतो, प्रकार बहुत सोरो बनतो, क्योंकि प्रकार को काम ही हुई प्रकार ने तो अठा रखो, आधा से ज्यादा खोलो चाप, आधा से ज्यादा खोलो काटो और बाने मिलाता, तो वो अपने आप ही 90 डिग्री को कोण जाता, क्योंकि चाप तो आधा आधा काटेगी और 90 पर काटेगी, तो प्रकार और काम बहुत आसान हो जाता। प्रकार रखो, चापा काटी, दूसरा सिरा पर रखो, चापा काटी और खींच दियो और वो एकदम बीचों बीच आता है ना। प्रकार कमाल कर दे तो निहाल कर दे तो प्रकार आपने। अब इसमें दिक्कत क्या है, इसकी दिक्कत ये कि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे आप इसके निर्देशांक निकाल सको। इसका निर्देशांक निकालने के लिए आपको समीकरणों की मदद लेनी पड़ेगी। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, जैसे केंद्रक का था, अंतः केंद्र का था, उस तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। ये मान लो वो केंद्र हो गया, इसको नाम दे देता हूं मैं ओ। तो हम क्या करते हैं कि ये त्रिज्या है, हम ये यूज करते हैं, ये बी ओ त्रिज्या है, ए ओ त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। तो हम ए ओ बराबर बी ओ बराबर सी ओ, यहाँ पे ओ बिंदु को एक्स वाई मान लेते हैं, जो परिकेंद्र होता है उसको एक्स वाई मान लेते हैं, उसकी ए शीर्ष से दूरी, बी शीर्ष से दूरी, सी शीर्ष से दूरी, तीनों दूरियां निकालते हैं, तीनों दूरी त्रिज्याएं हैं, बराबर होंगी, और फिर ओ का जो निर्देशांक है वो निकाल लेते हैं। अब ये सोचे कि इसका फॉर्मूला, बिल्कुल फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन फॉर्मूला इतना बड़ो बने, ई सचो खोएगी इसी तो यही निकाल लेना ज्यादा ठीक पड़े, है ना।
कई बार ना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, कई बार फॉर्मूला इतना, अब जैसे कार्डन विधि है, अगर आप लोगों ने कार्डन विधि पढ़ी हो तो कार्डन विधि का फॉर्मूला होता है, लेकिन फॉर्मूला इतना बड़ा होता है कि लोग क्या फॉर्मूला छोड़ो, तरीको बता दो, मैं भी यहाँ काट ले, तरीका से निकाल ले, आसान है, बजाय उस फॉर्मूले को याद करना। तो कई बार फॉर्मूले इतने बड़े हो जाते हैं कि लगता है कि फॉर्मूला रहने दो भाई, छोटा हुआ है तो बना दो, बड़ा है तो रहने दो, तरीको बता दो क्या याद करना, मैं भी यहाँ याद कर लिया। तो यहाँ पे वही काम है, फॉर्मूला है लेकिन इतना बड़ा है कि हजम करने लायक नहीं है, इससे बेहतर है, इसीलिए परिकेंद्र का फॉर्मूला नहीं दिया जाता। परिकेंद्र की विधि बता देते हैं। विधि क्या है, ओ को एक्स वाई मानो, ए से दूरी, बी से दूरी, सी से दूरी, तीनों दूरियां निकाल लो, बराबर रख दो और एक्स वाई का मान निकाल दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं बहिष्ठ केंद्र, इनका क्या विज्ञान है, ये भी बड़े विचित्र है। इन बहिष्ठ केंद्र में नाम ही है, बहिष्ठ केंद्र मतलब बाहर वाला। इस बार आपको व्रत बाहर ले जाने, इस बार आपको व्रत बाहर ले जाने, तो ये आपका त्रिभुज रहा। त्रिभुज में क्या करना कि कोई भी दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं जो आपको ठीक लगे उन्हें आगे बढ़ा दो, बढ़ा दिया, और अब हम बाहर व्रत खींचेंगे, ऐसा व्रत खींचेंगे जो तीनों भुजाओं को बाहर से टच करे, इसे बहिष्ठ व्रत कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो आप कोणों के अर्धक लेते हैं वो बाह्य कोण के अर्धक लेते हैं, बी के कोण का अर्धक ले लिया, सी के कोण का अर्धक ले लिया, ए के कोण का अर्धक ले लिया, और ये जहां काटते हैं ये बहिष्ठ केंद्र। तो यहाँ पे आपके तीन व्रत बनेंगे, तीन, एक बनेगा ए के सामने का बहिष्ठ व्रत, एक बनेगा बी के सामने बहिष्ठ व्रत। अगर मैं इसे आगे बढ़ाऊं तो एक बहिष्ठ व्रत यहां भी बन सकता है, ये होगा आपका बी शीर्ष के सामने बहिष्ठ व्रत, ये हो जाएगा एक और तैयार है। तीन बहिष्ठ व्रत, एक हो गया, एक ए शीर्ष के सामने, एक हो गया बी शीर्ष के सामने, एक हो गया सी शीर्ष के सामने। ठीक है, ए शीर्ष के सामने, बी शीर्ष के सामने, सी शीर्ष के सामने। निकालने का फॉर्मूला वही अंतः केंद्र वाला ही है, अंतः केंद्र वाला ही है। अगर ए के सामने निकालना है तो बस ए को माइनस कर दो, सिर्फ ए को माइनस कर दो, बी को और सी को प्लस ही रहने दो, ए को माइनस कर दो और बी और सी को प्लस रहने दो। और अगर बी वाला निकालना है तो बी को माइनस कर दो, बाकी दो को प्लस कर दो। सी को निकालना है तो सी को माइनस कर दो और बाकी दो को प्लस कर दो। ये आपके ए के सामने के, जो आपका ए शीर्ष है उसके सामने जो व्रत बनेगा बाहर, बहिष्ठ व्रत, या एक्स सेंटर जो बनेगा बाहर, जो बनेगा उसके केंद्र के निर्देशांक हो जाएंगे। सही है। अगर बी वाला निकालना होता तो ए और सी के प्लस कर दो, बी माइनस कर दो, दोनों साइड में। सी वाला निकालना है तो सी वाले को माइनस कर दो, बाकी को प्लस कर दो। ये हो गया आसानी से हमारे फॉर्मूले। तो ये इतने प्रकार के हमारे केंद्र होते हैं और इनके इस प्रकार से निर्देशांक निकाले जाते हैं। एक लंब केंद्र पे और रह गए, इसमें से अभी तक हम देख चुके हैं बहिष्ठ केंद्र का फॉर्मूला है, अंतः केंद्र का फॉर्मूला है, केंद्र का फॉर्मूला है, परिकेंद्र की विधि है, फॉर्मूला नहीं है। ऐसे ही लंब केंद्र पे आ जाते हैं। लंब केंद्र के साथ भी हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला नहीं है, और ये तो और भी ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि इसमें हमारे पास इसे निकालने के लिए समीकरण चाहिए होते हैं। इसको हम अभी सिर्फ एक बार नाम के लिए पढ़ेंगे, बाकी फिर इसको बाद में पढ़ेंगे। ए से लंब डाला, अब लंब डाल रहे हैं, ए से लंब डाला ए डी, बी से लंब डाला, लंब डाल रहे हैं, आधा करे मत करे कोई दिक्कत नहीं है, लंब होना जरूरी है ना, लंब होना जरूरी है। ये जहां काटेंगे ये लंब केंद्र कहलाएगा। याद रखिए तीनों लंब है,
तीनों भुजाएं लंब है, एडी लंब है, बीई लंब है, सीएफ लंब है, तो ये लंब केंद्र कहलाता है। अब लंब केंद्र को निकालने का वो तरीके नहीं है जो है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ता है, आपको दो समीकरण निकालने पड़ते हैं। कोई भी दो रेखाओं के समीकरण निकाल लो। एडी रेखा का समीकरण कोई भी दो, जो भी सुविधाजनक लगे। एडी का समीकरण निकाल लो, बी का समीकरण निकाल लो, या फिर सी एफ का समीकरण निकाल लो। कोई भी दो समीकरण निकालो जो पसंद हो, जो आसान लगे। दो समीकरण निकालकर उनका प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो, वो लंब केंद्र होगा। अब ये समीकरण कैसे निकलेंगे, ये हम आगे जो सरल रेखा का टॉपिक आएगा उसमें पढ़ेंगे कि सरल रेखा का समीकरण कैसे निकलता है और फिर उनका प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकलता है। फिलहाल अभी इसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला और तरीका नहीं है जब तक हम सरल रेखा ना पढ़ लें। हम इन सब के समीकरण लिखने सीखेंगे। एडी का समीकरण क्या होगा, एसी का समीकरण क्या होगा, बी का समीकरण क्या होगा, किसी रेखा का समीकरण क्या होता है और वो कैसे बनाया जाता है। जब हम समीकरण बनाना सीख जाएंगे तो हम ए डी बी सी एफ का समीकरण बना पाएंगे। जब समीकरण बना पाएंगे तो उनको हल करके इनके प्रतिच्छेदन, जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो निकाल पाएंगे और उसी से हमें लंब केंद्र मिलेगा। ठीक है, तो फिलहाल तक के लिए इसको स्थगित करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो एक आ जाते हैं, परिकेंद्र के बारे में नहीं समझ में आया होगा, एक सवाल कर लेते हैं जिससे समझ में आ जाएगा। जैसे ये रहा, इस त्रिभुज का परिकेंद्र निकालो। परिकेंद्र के लिए मैंने पहले ही बता दिया कि कोई फिक्स तरीका, कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको दूरियां निकालनी पड़ती है। अगर परिकेंद्र है तो तीनों शीर्षों से उसकी दूरियां बराबर होंगी। तो माना परिकेंद्र है एक्स वाई, माना परिकेंद्र एक्स वाई। ठीक है, अब परिकेंद्र, इसको नाम पी नाम दे दूं, परिकेंद्र पी अच्छा भी लगेगा, पी फॉर परिकेंद्र। अब परिकेंद्र की खास बात ये होती है कि उसकी तीनों शीर्षों से दूरियां बराबर होती है। तो पी ए बराबर पी बी बराबर पी सी। ठीक है, पी ए निकाल लो, अंडर रूट एक्स माइनस पी बी निकाल लो। वर्क करने पर, ताकि अंडर रूट हट जाए। अब कोई भी पहले दो, लास्ट दो, या पहला तीसरा कोई भी दो दो लेके सॉल्व कर लो। तो पहले दो को सॉल्व कर लूं, एक समीकरण बन जाएगी। फर्स्ट और सेकंड को ले लो, इसको फर्स्ट, तीनों बराबर है तो कोई भी फर्स्ट और सेकंड ले लेते हैं।
12x, 2y इधर आ गया, 25 और 1 26, x बराबर y। इसका मतलब x और y बराबर है। इस हिसाब से b हमारा आंसर हो गया। क्यों? b आंसर हो गया। ठीक है। यहाँ पे केंद्र की बात हो रही है। ये केंद्र की बात हो रही है। यार ये अधूरी सवाल डाल दिया। केंद्र जी की बात हो रही है। केंद्र तो सारे केंद्र ही है भाई। कौन सा केंद्र? यहाँ पे थोड़ा सा अधूरापन दिख गया। अच्छा, जी आ रहा है, इसका मतलब ये केंद्र नहीं बल्कि केंद्रक है ना, क्योंकि जी तो हम केंद्र को ही कहते हैं, तो एक्चुअली ये केंद्रक है। ये कह रहा है केंद्रक और अंतः केंद्र। केंद्रक जो है वो तो जी है, अंतः केंद्र आई है। दोनों के बीच की दूरी निकालें तो वो इतनी आती है। तो बताओ लैम्डा कितना है? तो केंद्रक है ना, केंद्रक निकाल लेते हैं। केंद्रक तो आराम से निकल जाएगा, राजी राजी। ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, x3 y3, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो ये हमारा हो जाएगा केंद्रक। तीनों को जोड़ो और 3 का भाग दे दो। x निर्देशांक को जोड़ने पर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। तीनों को x के निर्देशांक को जोड़ूंगा तो -36 -20 जीरो, यह आ जाएगा माइनस का 16, 16 बटा 3। -36 -20 प्लस 0, और ये हो जाएगा 7 7 14, 14 में से 8 गए, 6 6 बटा 2, 6 बटा 3 यानी 2। ये तो हमारा आ गया जी। ठीक है। अब अंतः केंद्र ए बी सी निकालनी पड़ेगी। ये ए शीर्ष, ये बी शीर्ष, ये सी शीर्ष। इस भुजा को ए बोलते हैं, बी के सामने को बी बोलते हैं, सी के सामने सी बोलते हैं। बी सी भुजा निकालो, वो ए के बराबर होगी, क्योंकि अंतः केंद्र के लिए आपको ए बी सी चाहिए होगा, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी चाहिए होगा। तो बी सी भुजा, बी सी भुजा। यार ये कोई बात है कि ईशा, कोई सवाल हुआ है? 20 का स्क्वायर बी भुजा ए सी भुजा, ए और सी।
सी भुजा यानी एपी। छप्पन का स्क्वायर प्लस 0। अब अंतः केंद्र। हाँ, कितना आयो? -1/10 0। श्योर होगी? एकदम पक्के हो ना? वो कह रहा -1 0। वो तो 0 हुई है, पर कैलकुलेटर से चेक कर लिया। 25 गुणा 36 माइनस 39 गुणा 20 172 20। गड़बड़ लाग रही यार। ये तो जी तो हो गयो, और यो आई। चलो -1, 0।
देखो यार जच्ची को नहीं कैलकुलेटर यार देखने पड़सी एकदम सही -1 0 -1 0 ठीक है चलो यहाँ तक तो हो गया। जी से आई के बीच की दूरी वो हो गया √ -16 माइनस माइनस +1 का स्क्वायर +2 -0 3 13 13 का 169/9 +4 36 205 √205 हमारा ये आया। क्वेश्चन ने ये दिया हुआ है तुलना करने पर हमारे उत्तर की तुलना करने पे हमें दिया हुआ है 25/3 √205 लैम्डा और हमारा आया है 1/3 √205 205 से 205 3 से 3 कैंसिल लैम्डा 1/25 तो बहुत भयंकर सवाल था बहुत लंबा कैलकुलेशन था लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि आदमी मजबूत होता भी इन्हीं से है ना जिसे जान का सबसे ज्यादा खतरा होता है जिस चीज में जान का सबसे ज्यादा खतरा होता है आदमी मजबूत भी उन्हीं से होता है। अजीब है लेकिन ये सच है यही सच है मतलब कैसे ईश्वर ने हमें बनाया है वो एक बड़ी पहेली सी है कि इंसान मजबूत उन्हीं चीजों से होता है जिन चीजों से सबसे ज्यादा खतरा है ना। अब घर पे बैठ के आप एसी चला के कमरा बंद करके आप मजबूत नहीं हो सकते। अगर आपको मजबूत होना है तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे आपका खतरा बढ़ जाए। अब खतरा बढ़ जाएगा तो आप में मजबूती आएगी इसीलिए लोग पहाड़ों पे जाते हैं ऐसी जगह ट्रैकिंग करने जाते हैं माउंटिंग करने जाते हैं जहां आसपास में कोई बंदा नहीं होता जहां उन्हें अगर वहां कुछ गड़बड़ हो गया तो मरने के अलावा कोई उपाय नहीं है लेकिन वो वहीं जाते हैं क्योंकि मजबूती वहीं से मिलती है ना। चलो कोई ना मजा आया। हाँ पेपर वाला देखो डाल देता पेपर वाला मैंने पहले ही कहा कि वो इतना नहीं सोचता अगर हम जितना सोचते हैं उतना वो नहीं सोचता उसे कौन सी परीक्षा देनी है उसे कौन सी परीक्षा देनी है वो डाल के छोड़ देगा वो डाल के छोड़ देगा कि भाई ये लो ये सवाल है करो तो तुम्हारी मर्जी नहीं करो। अब हम बाहर आके शिकायत नहीं कर सकते वो तो लंबो सवाल दे दियो कोई सवाल देना का तरीका हो गए अब शिकायत कर सका बस पेपर में हमारे पास था कि अटेंड करें या ना करें। इससे अच्छा है कि दिमाग को खुला रखें और निकल जाए। और अच्छी बात है देखो ऐसे सवाल ट्रेनिंग के दौरान जरूर करने चाहिए क्योंकि इससे स्पीड बनती है इससे क्लैरिटी आती है कौन से सवाल लंबे हैं कौन से बड़े हैं और ऐसे सवालों को करने से कॉन्फिडेंस भी आता है। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आता है जब आप ऐसे सवाल करते हैं। अब ये सवाल लंबा था नो डाउट लेकिन जब इसका उत्तर मिला तो जो राहत की सांस मिलती है वो अलग ही होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। बिंदु पथ हाँ ये भी कई लोगों को लगे बेचारों को कि ये एग्जामिनर ऐसे सवाल नहीं दे सकता वैसे नहीं दे सकता। एग्जामिनर की तो हालत है बार आरपीएससी के लिहाज से बताऊं तो पेपर में किताब में देख तक ही कोनी बापड़ो कि भाई किताब में किए किताब में गलत छाप तो वो यहाँ को यहाँ छाप देसी। इतनी भी हिम्मत कौन करे इतनी भी मेहनत कौन करे कि कम से कम आप
भाई पेपर में दे रहे हैं, आरपीएससी का पेपर में दे रहे हैं, एटलीस्ट अपने पास सवाल ने पहले खुद हाथ से सॉल्व करके तो देखना चाहिए। पीछे का पेपर देखो थे उठाकर और किताबें उठाकर देखो तनिया लाग सी इं कहीं है सेम टू सेम क्वेश्चन किताब में हो बया को बया वो किताब वो सवाल पेपर में उतरवा दियो। मतलब ये है कि कोई ने कह दियो रामलाल आ किताब ले ले इनमें से 5-1% कोई सही उतार दे जिका तेरे मन में आवे। ई टाइप से पेपर बनाया है। मतलब सोच के देखो, अगर किताब में गलत था पेपर में एज इट इज छपा है तो इसका मतलब है उसने निकाला तक भी नहीं है, उसने निकाला तक भी नहीं है, उसने बस किताब उठाई जो लिखा हुआ था उसको एज ए क्वेश्चन बना दिया बिना ये चेक किए कि ये सॉल्व होता है, कितनी देर में होता है, क्या होता है, इसका आंसर सही है या नहीं है, क्वेश्चन में कुछ कमी तो नहीं है, कुछ लिखने में गलती तो नहीं हो गई है, वो कुछ नहीं देख रहा। जबकि जिम्मेदारी है उसकी, जिम्मेदारी हाँ चलो ले सकता है, ये स्वतंत्रता है, वो कौन सी किताब से लेता है उसकी मर्जी है, कहीं से भी ले, लेकिन जहां से भी ले रहा है कम से कम देखे तो सही, क्या पता उस किताब में गलत लिखा हुआ हो, क्या पता उसमें त्रुटि हो, क्या पता वो अधूरा हो, क्या पता वो लंबा हो। आने कौन देखे, हाँ सबने कौन देखे, वो यहाँ को यहाँ किताब उठावे और वहां से छाप दे। और कई बार तो वो भी वहम कर सका आप कि वो भाई जी खुद बना रहे हो, कौन बना रहे हो, कोई ने कह दियो कि थे छाप दो, लेकिन तो टाइम को नहीं, जहाँ अपना कॉपियां चेक हुआ करे। कई बार देखा ना, कई बार मुद्दा सामने आया करे कि कॉपियां टाबरों चेक करवा रहे, गुरु जी के बड़ा सारा बंडल पड़िया और गुरु जी के दो ले देख ले, थारे जिया मन में आवे, कोई बड्डो से लिखे तो बड़ा नंबर दे दीजिए, छोटो लिखे छोटा नंबर दे दीजिए। देखे ना सारी कॉपियां, बड्डो करेडो है तो बड़ा नंबर दे दीजिए, छोटो करेडो है तो छोटा नंबर दे दीजिए, क्योंकि टाबर चेक करा रहे हैं, 10वीं क्लास का टाबर चेक कर रहे हैं, बीएड की कॉपियां हैं, 10वीं क्लास का टाबर के दी थे चेक कर दो, घर में कोई छोटा टाबर आबान के दे कॉपी चेक कर दो, बस देख लो, बड्डो है तो बड़ा नंबर दे दो, छोटा तो छोटा नंबर दे दो। ये वजह से बीएड में तो देखिए भी सारे बीएड में जो नंबर आवे तो सीधा सीधा समानुपाती है, तो कितना पेज भर का है, जितना ज्यादा पेज भर का सब क्लियर है, पेपर देने के बाद में जब बाहर आवे बच्चों तो नंबर और पेज बता दो, बी का नंबर पता चल जैसे कितना नंबर आना रहा है बीएड में। सही है गलत है? जैसे बीएड करेगा हो सकला बताओ कि बीएड में नंबर थारा किस हिसाब से ऐड है, तो थे नंबर ऑफ पेजेस से जितना पेज भरया बता नंबर आ गया, है ना। और करियो उसे आ चीज देखिए उसे कि बीएड में सारा उतने ही नंबर आए हैं जितनी आपने कॉपियां भरी है, नंबर ऑफ पेजेस इक्वल्स टू नंबर ऑफ मार्क्स। डन। अब साइंस सारा से थोड़ी कॉपियां कम भरी जावा, दिक्कत आपनी है, आर्ट सारा ही कमाने कर लिया अच्छा है, कॉपियां पे कॉपियां धर 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 भरे जरा। तो ये ऐसा क्यों होता है, इसका सीधा कारण ये है कि जब आप कॉपियां किसी बच्चे से चेक करा रहे हैं उसे क्या समझ में आता है कि क्या है, तो बच्चे को आपने सीधा निर्देश दे दिया कि बेटा देख ले, ज्यादा पेज ज्यादा लाइनें लिखिए ज्यादा नंबर दे देना, कम लाइनें लिखिए कम नंबर दे देना, बात खत्म। अब वो यही करके नंबर दे। इसलिए टावर जब बीएड का एग्जाम देने जावे ना वो खाली एक रात पढ़े, केवल एक रात, जो बीएड का पेपर देने जावे वो एक रात पढ़े, और एक रात में एक बना ले कि भाई बस ए ही लिखना है, सवाल चाहे कुछ भी आओ, क्वेश्चन चाहे कुछ भी आए, मन तो वही लिखना है, और वो लग गया धड़ 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 लिखना। बहुत भी बात को ध्यान रखे मेरा पेन धीमा ना पड़ जाए, लिखू और कहा बस भर तो जा रहे। मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे हिस्ट्री में कोई एक युद्ध का याद कर ले, पानीपत का पहला युद्ध याद कर लिया, अब चाहे प्लासी का युद्ध आए चाहे कोई और युद्ध आए मैं तो आई लिखूं, और वो भी अच्छा पे जाए। चलो आगे आते हैं बिंदु पद। ये बिंदु पद क्या होता है, अभी हम बिंदु पढ़ रहे थे, अब बिंदु पद पढ़ेंगे। ये इस बात को एक प्रमाण है, ये सिर्फ बीएड की बात को नहीं, आप समझो कि हमारे आरपीएससी में क्या होता है, हमारे एग्जामों में क्या होता होगा। जब ये कोई पेपर बनाने वाले कोई अलग थोड़ी आते हैं, जो बीएड का पेपर बनाते हैं, जो बीएससी का पेपर बनाते हैं, ऐसे थोड़ी है कि आरपीएससी के लिए अलग से टीचर नियुक्त किए गए हैं। एक आप भी तो समझो ना, जो आपके बीएससी के पेपर बनाते हैं, जो आपकी बीएससी की कॉपियां चेक करते हैं, यही तो लोग हैं पेपर बनाने वाले। पेपर बनाने वाले के लिए कोई अलग से भर्तियां थोड़ी होती है कि पेपर बनाने वाले टीचर्स की आवश्यकता है, समझ रहे हैं। कोई भर्तियां अलग से नहीं होती है कि आरपीएससी का पेपर बनाने के लिए आपने अलग से 10 टीचर पहले से ही रिजर्व किए हुए हैं। क्या होती है भर्तियां ऐसी, कैसी कोई भर्तियां होती है जिसमें आरपीएससी के पेपर बनाने के लिए टीचर्स की भर्ती की जा रही है? ये पढ़ाएंगे नहीं, ये कॉलेज में नहीं पढ़ाएंगे, ये किसी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, ये सिर्फ जब पेपर बनाने की बारी आएगी तब इनको बुलाएंगे। ऐसा होता है नहीं ना, फिर पेपर कौन बनाता है, यही लोग, सेम टू सेम डिट्टो लोग। ए बे जिका 80-80 85-85 बाटेड है, ये तो पेपर बनानी है, जिका कॉपी ईमानदारी चेक को नहीं हुई,
पेपर बनाते टाइम कितनी ईमानदारी दिखासी, बातचीत। और देख लो पेपर, पुराने पेपर इस बात के प्रमाण है कि यहाँ का यहाँ उठा उठा छाप दिया, सेम टू सेम, बिना सोचा समझा। बिंदुपथ, बिंदुपथ क्या होता है? बिंदु प्लस पथ, बिंदु प्लस पथ। एक बिंदु लेना है और उसको पथ पे चलाना है, एक बिंदु लेना है और उसको पथ पे चलाना है, बिंदु को पथ पे चलाना है। आपको एक बिंदु ले लिया, एक रैंडम पॉइंट ले लिया x, y, और वो हमें एक पथ बताएगा भाई ऐसे ऐसे चलना है। पथ का मतलब होता है शर्त, कोई शर्त हम पे लगा दी कि ऐसे ऐसे चलना है आपको। अब ये बिंदु इस शर्त को पूरा करता हुआ जैसे जैसे चलेगा, शर्त तो पूरी करेगा। बस पथ शब्द का मतलब है शर्तों से, आप उस पर शर्तें लगा दोगे, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने उसको 1 2 3 4 जितनी भी शर्तें हैं वो दे दी, वो शर्तें वो पूरी करता जाएगा, और उस शर्त को पूरा करते करते उसका जो भी पथ बनेगा वो पथ उसका बिंदु पथ कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप हो, आपको अपने कॉलेज से स्कूल जाना है और हमने शर्त लगा दी कि भैया आप सिर्फ सड़क के रास्ते जाओगे, कच्चे रास्ते नहीं जाओगे, जहां जहां सड़क है वहां से जाओगे। तो आप सड़क से चलते चलते अपने घर तक जाओगे, कोई पथ तो बनाएगा आपका। अब शर्त क्या है? आपको सड़क पे चलना है, तो आप जहां जहां सड़क होगी उस मार्ग से चलते हुए अपने घर पहुंचोगे। तो ये क्या बन गया? आपका बिंदु पथ। आप बिंदु थे इस पथ पे, शर्त ये थी कि आपको सड़क सड़क चलना है, इससे आपने एक पथ बनाया, वो आपका बिंदु पथ हो गया। अब शर्तों को बदल के आप दूसरी शर्तें भी कर सकते हो, शर्तें आप बदल के कुछ और भी कर सकते हो। कल मिला के शर्तों के साथ चलना है कि भैया ये शर्त है, इस शर्त के साथ चलो। जैसे व्रत को देखो, व्रत में क्या होता है? व्रत में आप ये कहते हैं कि एक स्थिर बिंदु है, ये रहा, ये फिक्स पॉइंट है, नाम दे दिया P। इस पॉइंट से एक दूरी है जो कि फिक्स है, जो कभी चेंज नहीं होगी, R। अब ये दूरी P से हमेशा दूरी यही रहनी चाहिए, और इस बिंदु को कहा कि अब घूम जा, मौज कर, है ना। या एक बेल बांध दियो, एक बेल ने बांध दियो, एक बेल ने बांध दियो, और बोला अब जहां जा सकता है वहां जा। तो शर्त क्या है? इस दूरी को वो कम ज्यादा नहीं कर सकता। तो फिर वो क्या करेगा? वो यहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा, यूं चलेगा, और क्या बना देगा? एक पत्तो बनाएगा। शर्त तो होगी, शर्त होगी तो कोई पत्तो बनेगा ही बनेगा, बस शर्तें नहीं तोड़नी। अब उस शर्तों के भीतर भीतर वो जैसे जैसे चल सकता है उसको कहो चल, जाओ, चलो। तो वो जो चलेगा तो उसका एक पथ बनेगा, वो पथ कहलाता है बिंदु पथ। तो ये सब बिंदु पथ होते हैं। व्रत है, अभी हम सारी चीजें देखेंगे जितने भी हम पढ़ेंगे, चाहे वो परवलय हो, चाहे व्रत हो, दिग्वर्त हो, अति परवलय हो, ये वाला वलय हो, वो वाला वलय हो, कोई सा वलय हो, सारे के सारे बिंदु पथ है। उसमें एक बिंदु दी गई शर्त के अनुसार चलता है और चलने से वो पथ बनते हैं। व्रत भी एक बिंदु पथ है, लेकिन उसकी शर्त अलग है। परवलय की अलग है, दिग्वर्त की अलग है, अति परवलय की अलग है, सरल रेखा की अलग है, और कोई और वक्र है तो उसका अलग है। हर किसी में कोई ना कोई शर्त जरूर है, और उस शर्त के अनुसार उस पर चलना होता है, उससे पथ बनता है, वो बिंदु पथ कहलाता है। जमी बात। तो बिंदु पथ ही सारे हैं, जो भी आप पढ़ते हैं वो सबके सब बिंदु पथ है, क्योंकि वहां पे क्या एक बिंदु चला है। सरल रेखा में आप बिंदु कहते हैं भाई नाक की सीध में चाल तो रहे। सरल रेखा में आप बिंदु को कहते हैं जहां चाहे वहां जा, बस सीधी रेखा में चलता जा, सीधी रेखा में, तो सरल रेखा बन जाए। यही तो होता है। अगर मैं अपने नाक को देखता हुआ चलूं तो क्या होगा? सरल रेखा बन जाएगी। तो शर्त ये कि नाक को देखते हुए चलो, तो वो सरल रेखा बन गई। व्रत में कुछ और शर्त होती है, परवलय में कोई और शर्त होती है। कुल मिला के शर्तों का अंतर है, सारे पथों में सिर्फ शर्तों का अंतर है। व्रत की अपनी शर्त होती है, इस वजह से ये बना। रेखा में अपनी शर्त होती है, इसलिए इसमें ये बना। किसी में कोई और अंतर होता है, अंतर है शर्तों का। ये जो शर्तें हैं ये सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। जब शर्त अलग होगी तो पथ अलग होगा, पथ अलग होगा तो समीकरण अलग होगा। इसीलिए हर पथ का अपना अलग समीकरण होता है, क्योंकि अलग शर्त होती है तो अलग पथ होगा। हर अलग शर्त से अलग पथ बनता है। व्रत, जिस तरीके से व्रत बनता है उस तरीके से परवलय नहीं बनता, उस तरीके से दिग्व्रत नहीं बनता, उस तरीके से अति परवलय नहीं बनता। सबके अपने अपने पथ है, मतलब अपनी अपनी शर्तें हैं। अपनी अपनी शर्तें हैं तो अपने अपने समीकरण है, इसीलिए हर पथ का अलग समीकरण होता है। बात समझ में आई है? आ जो बात है आ समझ में आएगी कि बिंदु पथ कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। इसका मतलब हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, जितने भी हम समीकरण पढ़ते हैं, वो कुछ और नहीं,
किसी बिंदु का पथ है दी गई शर्त के मुताबिक, दी गई शर्त के मुताबिक। वो कोई शर्त है जिसको उसने पूरा किया और वो पथ बना है। कोई ना कोई शर्त जरूर रही है, क्योंकि बिना शर्त के आप चलोगे कैसे? आप कॉलेज से घर जा रहे हो, अगर मैं शर्त नहीं बताऊंगा तो आप चलोगे कैसे? शर्त मैंने कहा कि भाई कच्चे रास्ते से जाना है या सड़क से जाना है या बाइक पे जाना है, या जो भी शर्त बताऊंगा उस शर्त के मुताबिक आप चलोगे, उससे आपका पथ बनेगा। तो शर्त से ही पथ बनता है, यानी शर्त और पथ एक ही चीज है। और पथ जब होगा तो समीकरण होगा, तो फिर समीकरण निकल के आता है। ठीक है, बस चलो इतना पर ही ब्रेक देवा। हाँ बाकी ने और आगे कल अध्ययन करांगा, कल तो क्या तो परसों अध्ययन करांगा, सोमवार ने मिलांगा, फिर इस पे अध्ययन जारी रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये लंबा टाइम लेगा, 2D ज्योमेट्री लंबा टाइम लेता है। लंबा इसलिए लेता है कि काफी लंबा टॉपिक है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस करवानी पड़ती है, और है ना, बहुत शुरू से लेकर एंड तक एक लंबा हिस्सा है इसका। तो कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेंगे जिससे थोड़ा सा पहले हो जाएगा। नॉर्मली तो ये 20 दिन ले लेता है, 20-25 दिन ले लेता है ये टॉपिक, लेकिन अगर एक दो एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेंगे, थोड़ा सा खिसके ये 15 दिन के भीतर भीतर कवर हो जाएगा। 2D को ये फिक्स को नहीं है कि कितना क्वेश्चन होगा, कोई एग्जैक्टली कोई नहीं बता सके, पेपर बनाने वाले पे डिपेंड करे। पेपर बनाने वाले का दिल आ गया, खुश हो गया, मुगेम्बो खुश हुआ तो 6 डाल देगा, 8 डाल देगा। मुगेम्बो खुश नहीं हुआ तो हो सकता है 2 ही डाले। ये मुगेम्बो खुश पे है, देखो मुगेम्बो खुश होता है नहीं होता। ये नहीं, और सही भी है, गलत भी नहीं है, ये गलत भी नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि आप पहले से ही फिक्स कर दो। ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि पहले से फिक्स कर दो आप लोग कि भाई 2D में 5 आएंगे तो बच्चा 5 क्वेश्चन पढ़ के बैठ जाएगा, बोला 5 आएंगे इसमें से 5 आएंगे, ये बड़े बड़े टॉपिक हैं, इससे पेपर प्रिडिक्टेबल हो जाएगा ना। तो ऐसा होना भी नहीं चाहिए, ये सही भी है। यहाँ पे गलत चीज भी सही होगी, वैसे मुगेम्बो खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मुगेम्बो का खुश होना ठीक है, क्योंकि मुगेम्बो खुश होगा तो वो वेरिएशन क्रिएट करेगा, और वेरिएशन क्रिएट करेगा तो जुगाड़ नहीं चलेंगे, जुगाड़ नहीं चलेंगे, क्योंकि आप लोगों को फिर मेहनत ही करनी पड़ेगी, और जो कि सही होना चाहिए। टिग्नोमेट्री दो है, एक है बेसिक टिग्नोमेट्री जो आपकी 9th-10th की होती है, एक होती है एडवांस टिग्नोमेट्री जो आपकी 11th-12th की होती है। अभी जो शुरू हो रही है वो है बेसिक टिग्नोमेट्री, क्योंकि एडवांस टिग्नोमेट्री से पहले बेसिक टिग्नोमेट्री का होना जरूरी है। बेसिक टिग्नोमेट्री में क्या होता है, कोण क्या होता है, डिग्री रेडियन आपस में चेंज करना, वैसे ये 11th में भी एनसीईआरटी में, लेकिन इसे बेसिक टिग्नोमेट्री कहते हैं। कोणों को आपस में चेंज करना, सरल समीकरण जो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इससे जुड़े हुए सवाल, इन सबको हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। इस बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बाद में शुरू होती है आपकी एडवांस ट्रिग्नोमेट्री, जो कि 11th-12th में नॉर्मली जो साइन थीटा का मान निकालना या व्यापक मान निकालना, इस टाइप के जो सवाल है, फिर वो एडवांस शुरू हो जाती है। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से।